थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? सलोनी भारती, असर अंसारी, विवेक कोहली, टाबिया, राधे राधे, आरपी सिंह, मोहम्मद जमीन, अंकित पांडे, कार्तिक, राजा कुमार। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे कि कल की क्लास में आपको बताया था कि आज हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आर यू रेडी गाइस फॉर द न्यू चैप्टर, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। आर यू रेडी फॉर द न्यू चैप्टर, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र? आज मेरी आवाज में थोड़ा सा सुधार है। हाँ, अंकित पांडे, थैंक यू। चलिए जल्दी से आ जाइएगा। जय श्री श्याम, राव अनिल यादव, राधे राधे सर। अच्छा, गोविंदर कश्यप, निरंजन, शिवानी, हाँ अशर अंसारी, आई एम ऑल्सो फाइन। चलिए, कल आवाज ज्यादा खराब थी, खतरनाक सी थी, आज थोड़ा सा ठीक है। ममता, दिशा मौर्य, अभी ठीक हूँ, काढ़ा पिया था मैंने। दिशा, प्रवीण। चलिए आ जाते हैं बेटा अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या है? परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र आपके शरीर का एक अंग तंत्र है, जिसमें बहुत सारे अंगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत सारे अंग शामिल होंगे। और ये सभी अंग क्या कर रहे होंगे? आपके रक्त को आपके रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाने का काम कर रहे होंगे, ठीक है। आपके रक्त को, प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाने का काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे ना, जिसको जिसको जिसका शरीर में प्रभाव हो रहा है, जिसको इन अंग तंत्र के माध्यम से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक ले जाया जा रहा है। वो क्या है बेटा? ब्लड। पहले तो हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। आपको थोड़ा रिलेटिविटी बता दें कैसे करना है। पहले तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या देखेंगे कि ये ब्लड कैसे फ्लो करता है। ये ब्लड कैसे फ्लो करता है, कैसे इम्प्योर ब्लड ऑर्गन से हार्ट में जाता है, और कैसे प्योर ब्लड हार्ट से ऑर्गन तक जाता है। और ये जो ब्लड है, इसका प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, शुद्धिकरण कहाँ होता है, ठीक है। नहीं, खांसी नहीं हो गई है, अब सब कुछ ठीक है, बस आवाज थोड़ी सी डाउन है, बाकी सब ओके ओके।
हाँ ब्लड, अमित ब्लड ही तो पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा सुनिए तो सही। ब्लड बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही आएगा, हमें ह्यूमन बॉडी में सारे सिस्टम्स करने हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र एक अंग तंत्र है जिसमें बहुत सारे अंग शामिल होंगे, जैसे कि हृदय होगा, आपके फेफड़े भी होंगे। फेफड़े क्यों होंगे, लंग्स क्यों होंगे, क्योंकि लंग्स प्यूरिफिकेशन करेंगे किसका, ब्लड का, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स करेंगे। अच्छा, प्यूरिफाइड और इम्प्योर ब्लड में फर्क क्या है, प्योर और इम्प्योर ब्लड में फर्क क्या है, प्योर ब्लड में ऑक्सीजन होगी, इम्प्योर ब्लड में क्या होगा, CO2 होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कैसे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड आपके हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स से प्योर होके वापस हार्ट में आएगा, और हार्ट से वापस प्योर ब्लड कहाँ भेज दिया जाएगा, आपके बॉडी ऑर्गन्स में। सारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, प्योर ब्लड की, ठीक है। और सारे बॉडी ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कहाँ आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। एक एक करके सारी चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ब्लड ही देख लें कि जिसका फ्लो हो रहा है ऑर्गन टू हार्ट एंड हार्ट टू ऑर्गन्स, वो चीज जिसका फ्लो हो रहा है ऑर्गन से हार्ट में और हार्ट से ऑर्गन में, दैट इज ब्लड। वो है क्या, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रयागराज कुंभ लालू कुमार, व्हाट, चलिए कोई नहीं। बलराम मिश्रा, थैंक यू। आ जाओ, वापस आ जाते हैं। हाँ सुन लिया बलराम मिश्रा, सुन लिया हमने आप क्या कह रहे हैं। चलो ब्लड पे चलते हैं। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। अब आप अगर, वैज्ञानिकों ने देखा कि जब वो ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। सबसे पहली चीज तो यही देखी कि ब्लड के दो कंपोनेंट हैं। पहला तो एक विट्रस फ्लूइड है, येलो कलर का एक फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड, जिसको प्लाज्मा कहा, जो कि रक्त का 55% यानी कि 55% हिस्सा बनाता है। दूसरा 45% इनमें क्या थी, रक्त कोशिकाएं थी, जैसे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो रक्त के बारे में इतना कुछ अध्ययन करना था, उन्होंने सोचा क्यों ना रक्त के लिए एक अलग शाखा बना दी जाए, जिसके अंदर केवल और केवल हम ब्लड को स्टडी करेंगे, ब्लड सेल्स को स्टडी करेंगे, प्लाज्मा को स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलेंगे, जैसा कि आपको पता है कि ब्लड में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीम बोलते हैं। हीम पिगमेंट, हीम वर्णक की वजह से हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये जो हीम पिगमेंट होता है ये रक्त कोशिकाओं में होता है। जैसे आप देखेंगे 3 तरह की रक्त कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, RBC मिलेगी, WBC मिलेगी और प्लेटलेट्स मिलेंगे, जिनमें से जो RBC हैं इनमें क्या होगा, हीम वर्णक उपस्थित होगा, हीम पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हीम की वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है। तो ब्लड की स्टडी, सोचा ब्लड की स्टडी को क्या बोल दिया जाए, तो क्या बोला गया, हीमेटोलॉजी, ठीक है। क्या बोला गया, हीमेटोलॉजी यानी कि रक्त विज्ञान, ओके। चलिए, खराब हो रहा है गला थोड़ा सा। क्या आपको याद है पहली क्लास, क्या आपको पहली क्लास याद है जब आपको ये बताया था कि अरस्तु ने रक्त के रंग के आधार पर सजीव जंतुओं को 2 भागों में बांटा था। अरस्तु ने रक्त के रंग के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा था। पहले तो वो जंतु थे जिनके रक्त का रंग लाल था, उनको इनेमा बोला था। और दूसरे वो जंतु थे जिनके रक्त का रंग लाल नहीं था, उनको क्या बोला था, एनेमा बोला था। आइए देख लेते हैं कि कलरलेस और ब्लूइश कलर का रक्त कहाँ देखने को मिलेगा, कलरलेस और ब्लूइश कलर का ब्लड कहाँ देखने को मिलेगा, तथा रेड कलर का ब्लड कहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज तो यही है। अच्छा देखो कितनी शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है ना, खून। बड़ा शुद्ध भाषा में लिखा है इन्होंने। चलिए हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। रक्त है ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो आ जाओ। ब्लड,
यानी कि रक्त। सबसे पहली चीज तो अभी आपको बताया, जब आप आगे पढ़ेंगे तो ब्लड के दो कंपोनेंट पढ़ेंगे मुख्यतः। कौन कौन से दो घटक पढ़ेंगे? पहला प्लाज्मा पढ़ेंगे और दूसरा रक्त कोशिका यानी कि ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। हाँ गुड, चलिए अभी बताते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे बेटा? स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे? हीमेटोलॉजी यानी कि रक्त विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, हीमेटोलॉजी को हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? रक्त विज्ञान। रक्त विज्ञान। अच्छा, ये ब्लड जो है वो हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता है, जिसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? यानी कि रक्त परिसंचरण। तो आप क्या लिखेंगे? नीचे एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। सबसे पहले विलियम हार्वे ने विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की या बताया। ठीक है, क्या आपको याद है? आपके बैच में टिश्यू पढ़ाया गया होगा, तो आपको याद होगा जब पूरा का पूरा जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जो बेबी है, आप देखते हैं जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो पहले जायगोट बनता है और जायगोट से पूरा का पूरा बच्चा बनता है। तो जो बच्चा बनता है ना, वो बेटा 3 लेयर, 3 परतों से बनता है। आगे जब आप जंतु जगत पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज बताई जाएगी। 3 जर्मिनल लेयर होती हैं जिनसे पूरा का पूरा बेबी डेवलप होता है। कौन कौन सी 3 लेयर होती हैं? एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। ठीक है हाँ, फादर ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं। चलो, क्या क्या बताया है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा सबसे बाद में बनती है मीजोडर्म। ये जो मीजोडर्म लेयर होती है, ये जो मीजोडर्म लेयर होती है, ये शरीर के बहुत सारे अंगों को बनाने का काम करती है। साथ ही साथ ये क्या करती है? ब्लड फॉर्मेशन का काम भी करती है। किसका काम करती है? ब्लड फॉर्मेशन का काम करती है। मांसपेशियों को भी मीजोडर्म बनाती है। मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो पूरा का पूरा मीजोडर्म लेयर से बना हुआ होता है। हमारी जो त्वचा वचा होती है, जो बाहरी अंग जो होते हैं, वो पूरे के पूरे एक्टोडर्म से बने होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, ऊतक अगर पढ़ाया गया होगा, हाँ विशाल बाबू, चलिए, ऊतक अगर आपको पढ़ाया गया, आपके बैच में आई थिंक अभी ऊतक नहीं हुआ है ना? तो अगर जब आप टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पे आप क्या देखेंगे कि जंतुओं में बेटा 4 तरह के ऊतक होते हैं। पहला उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपका मस्कुलर होता है, तीसरा कनेक्टिव होता है और चौथा आपका क्या होता है? नर्वस टिश्यू। जब आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, संयोजी ऊतक, तो उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? ब्लड पढ़ेंगे, लसिका पढ़ेंगे, हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना पढ़ेंगे, लिगामेंट और टेंडन, है ना, ये सारी चीजें, कार्टिलेज पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे? हड्डी, हड्डी मतलब बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ब्लड, लसिका, ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे। तो पहली चीज तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ब्लड जो है, रक्त जो है, वो कौन सी परत से बनता है? तो आप क्या बताएंगे? मीजोडर्मल लेयर से बनता है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछा जा सकता है कि रक्त कौन सा जंतु ऊतक है? रक्त किस प्रकार का जंतु ऊतक है? तो आप क्या बताएंगे? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में भी ये फ्लूइड है। ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये मतलब ब्लड एक फ्लूइड है, तो या तो हम इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, ब्लड इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड। मीजोडर्मली ड्राइव्ड मतलब क्या है? 3 लेयर जिससे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। 3 लेयर जिससे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अच्छा, आपके कमेंट्स रुक गए थे। ओके, अक्षांश गुप्ता, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो, अभी अभी स्टार्ट किया है कोमल। कोमल अभी अभी स्टार्ट किया, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ना, बता रहे हैं। सुदर्शन, सुदर्शन सिंह चौहान। चलो, ठीक है। ब्लड इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड मतलब कहा गया है, जैसे कि आप
देखेंगे तो जो पूरा का पूरा बच्चा होता है वो 3 परतों से बनता है, 3 लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन्हीं 3 परतों से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। एक्टोडर्म से बाहरी चीज़ें बनती हैं, बाहरी अंग बनते हैं, जैसे कि आपकी स्किन वगैरह है, ठीक है। मेसोडर्म से मस्कुलर सिस्टम पूरा बनता है। मस्कुलर सिस्टम और कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो पूरे के पूरे किससे बनते हैं? 4 तरह के ऊतक देखेंगे आप, ठीक है। पहला एपिथेलियल देखेंगे, दूसरा मस्कुलर देखेंगे, तीसरा आप क्या देखेंगे? कनेक्टिव देखेंगे, और लास्ट वाला आप क्या देखेंगे? नर्वस। तो पहला वाला जो है ये एक्टोडर्मल लेयर, मतलब जितने भी एपिथेलियल उपकला ऊतक हैं वो सभी कौन सी परत से बनेंगे? एक्टोडर्म से। बीच वाले दोनों किससे बनेंगे? मेसोडर्म से। और लास्ट वाला जो नर्वस टिश्यू है ये किससे बनेगा? एंडोडर्म से बनेगा। इन 3 परतों से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो अगर ब्लड की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? ये मेसोडर्मली ड्राइव्ड है। दूसरी चीज, ये किस प्रकार का ऊतक है? ये किस प्रकार का ऊतक है? लिखा गया है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, या इसी को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी लिख सकते हैं। ये एक तरह का संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम क्या देखेंगे कि ब्लड जो है वो हायर इनवर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट, हायर इनवर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट। जब अभी आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे आप क्या देखेंगे? नॉन कॉर्डेट्स में भी ब्लड होता है और हायर मतलब कॉर्डेट्स में भी ब्लड होता है, ठीक है। कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स दोनों में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लड देखने को मिलेगा। एक्चुअल में जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम शुरू हुआ था ना, एक्चुअल में जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम शुरू हुआ था वो एनिलिडा किंगडम से हुआ था, ठीक है। सॉरी, एनिलिडा फाइलम से हुआ था। जंतु जगत के एनिलिडा। ओके सौरभ कुमार, अभी एक लालू कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं है लालू, क्या नहीं समझ में आया बताओ? अच्छा, क्या नहीं समझ में आया? हो सकता है ये पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, है ना, ये पॉइंट आपको समझ में ना आया हो। अगर आपने ऊतक पढ़ा होगा तो आपने जंतुओं में 4 तरह के ऊतक पढ़े होंगे, ठीक है। पहला एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा मस्कुलर होता है, तीसरा कनेक्टिव होता है, चौथा नर्वस टिश्यू होता है। तो आप देखेंगे इन 4 तरह के ऊतकों से ही पूरा का पूरा मानव शरीर बना है। ये 4 तरह के ऊतक ही मिलके भिन्न भिन्न प्रकार के अंग बनाते हैं, और फिर वो भिन्न भिन्न प्रकार के अंग मिलके अलग अलग अंग तंत्र बनाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ब्लड जो है वो इन्हीं 4 तरह के ऊतकों में से एक प्रकार का ऊतक है जो आपके शरीर में बह रहा है। वो लिक्विड है, इसलिए क्या कर रहा है? पूरे के पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ब्लड आपका कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, ठीक है। कौन सा ऊतक है बेटा? संयोजी ऊतक है। दूसरी चीज आपको बताई गई है अच्छा, ऊतक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए आप ये चीज लर्न कर लो, है ना। अभी के लिए आप ये चीज समझ लो कि ब्लड जो है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगर आपने ऊतक नहीं पढ़ा है, अभी आपको ऊतक नहीं पढ़ाया गया, अच्छा कुछ बैचेस में ऊतक हो गया है तो मुझे लगा आपके बैच में भी हो गया होगा, कोई बात नहीं, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है आगे आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि रक्त जो है वो एक प्रकार का विशेष संयोजी ऊतक है, ठीक है। चलिए आगे आएंगे तो क्या बोला गया है कि प्रेजेंट इन हायर इनवर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट, यानी कि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो रक्त का फ्लो जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है? एनेलिडा फाइलम से कॉर्डेटा फाइलम। अभी आपको फाइलम भी नहीं पढ़ाए गए, है ना, अभी आपको फाइलम भी नहीं पढ़ाए गए। तो यहाँ पे जो ब्लड आप पढ़ रहे हैं ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। एनेलिडा टू कॉर्डेटा क्या हुआ है? एनेलिडा से ऑनवर्ड कॉर्डेटा तक सभी में क्या होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है। आगे हम कलर ऑफ ब्लड की बात कर लेंगे, है ना। जैसे ये रेलेवेंट चैप्टर है, जैसे आपने अभी किंगडम नहीं पढ़ा है तो आप किंगडम शायद रिलेट ना कर पाए, तो अभी के लिए आप लर्न करिए, है ना। आप साथ साथ सारी चीजें तो आपको नहीं कराई जा सकती है। किंगडम अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, उसको अलग से कराया जाएगा। चलिए हम कलर की बात कर लेते हैं। आपको पता है अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं को उनके रक्त के रंग के आधार पे ही 2 भागों में बांटा था। उन्होंने देखा कि कुछ में तो लाल रंग का रक्त है और कुछ में जो है वो रंगहीन है, या तो रंगहीन है या फिर नीले रंग का है। कैसा है? या तो रंगहीन है या फिर नीले रंग का है।
और ऐसे जंतु जिनका रक्त रंगहीन या नीले रंग का था, उन सभी को कहाँ रखा था? एनेमा में रखा था। उन सभी को कहाँ रखा था? एएलपी एंड टैग की ये कौन है? हाँ, सेल के समूह को ऊतक कहते हैं और जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। हाँ, हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है, बता देंगे बता देंगे, आगे यही आ रहा है, कलर की बात आ गई है। अंश मौर्य, सीरोलॉजी। चलो आ जाते हैं एक बार, वापस आ जाते हैं एक बार, कलर ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं, रक्त के रंग की बात कर लेते हैं। हाँ थैंक यू अभी। चलो कलर ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं, रक्त के रंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम वो जंतु देखते हैं, सबसे पहले हम कौन से जंतु देखेंगे जिनके रक्त का रंग, जिनके रक्त का कोई रंग नहीं है, आई मीन रंगहीन फ्लूइड है, ठीक है, रक्त कलरलेस ब्लड है। तो कलरलेस ब्लड की एग्जांपल में आपके क्या क्या आ जाएंगे? कलरलेस ब्लड यानी कि रंगहीन रक्त, रंगहीन रक्त में कौन कौन से आ जाएंगे? मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का। अब आपने फाइलम नहीं पढ़ा है तो आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए जब आप जंतु जगत पढ़ेंगे तो वहां पे बेटा आप 9 फाइलम पढ़ेंगे, पोरीफेरा पढ़ेंगे, सीलेंट्रेटा पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्क्लेहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। 9 फाइलम आप पढ़ेंगे जिनमें अलग अलग तरह से जंतुओं को रखा गया है। सबसे निम्न स्तर वाले जो जंतु हैं जिनको स्पॉन्जेज में रखा गया है, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर है, ठीक है, यानी कि सेल से बने हुए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे धीरे धीरे अलग अलग फाइलम बनाए गए और विकसित की तरफ जाया गया है। मतलब सबसे पहले सबसे निम्न स्तर के जंतुओं के बारे में पढ़ा गया, उनका अलग फाइलम बना दिया गया, फिर उनसे हायर ग्रेड के जो थे उनका अलग फाइलम बनाया गया, फिर उनसे हायर ग्रेड के जो थे, इस तरह से 9 फाइलम बने हैं। आ, रनाल रेनाला जो भी आपका नाम है, मैं प्रोनाउंस मुझे समझ नहीं आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है मैं, मुझे लगता है मैं ज़्यादा कमेंट्स पे ध्यान दे लेती हूँ, ठीक है। चलो बेटा मुझे आपने जो कमेंट किया था किसी के सिलेबस के बारे में पूछा था, आपने कोई सिलेबस पूछा था, मैं एग्जैक्टली आपको देख के बताऊंगी, है ना। हाँ वे ये एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, ठीक। इनका रंग जो है वो बेटा कलरलेस क्यों होता है, रंगहीन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। जैसे अगर हम अपने ब्लड में देखेंगे तो वहां पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लाल होता है। जिन जंतुओं में ब्लू कलर का होता है वहां पे भी पिगमेंट होता है, ठीक है, वहां पे भी क्या होता है? पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लू होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कुछ जंतुओं में रक्त का रंग जो है वो कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है, बाकी चीजें देख लेंगे। हाँ सही कह रहे हैं, चलिए आ जाइए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, पहले हमने कलरलेस ब्लड की है, जो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ऑर्थोपोड एंड मोलस्का। अच्छा ऑर्थोपोडा का कोई एग्जांपल बताएं आपको? जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, कीट पतंगे जो होते हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? ऑर्थोपोडा में आ जाएंगे। मोलस्का फाइलम का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप सभी लोगों ने सुना होगा ऑक्टोपस के बारे में, जिसको हम डेविल फिश बोलते हैं, जिसके 8 पैर होते हैं, है ना, चाइना में लोग जिसको खाते हैं। तो चलो ठीक है, मोलस्का का एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट पॉपुलर वही डेविल फिश। या फिर आपने देखा है जो शंख जिससे मिलता है, शंख जिस जीव से मिलता है वो भी किसका मेंबर है? मोलस्का का मेंबर है। सीप, मोती जिससे निकालते हैं, वो भी मोती एक तरह के जंतु से निकाला जाता है, और वो जंतु किस फाइलम का है बेटा? मोलस्का फाइलम का है, ठीक है। कुछ मोलस्का और कुछ ऑर्थोपोडा के जंतु जो हैं उनका रक्त जो है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है, क्योंकि वहां पे किसी भी तरह का कोई पिगमेंट नहीं होता है।
अब आप ऐसी इमेज तो नहीं बनाए कि रेड है तो ही मतलब रेड है तो ही ब्लड है, यानी कि लाल अगर है तो वो रक्त है, और लाल के अलावा अगर कोई कलर है या रंगहीन है तो वो ब्लड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। रक्त है लेकिन वहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं है। हमारा लाल क्यों है? क्योंकि हमारी आरबीसी में पिगमेंट है। अगर हमारी आरबीसी में पिगमेंट नहीं होते तो हमारी बॉडी में भी वो फ्लूइड जो सभी ऑर्गन्स में फ्लो करवाया जा रहा है उसका वो कैसा होता? रंगहीन होता, अगर हमारी आरबीसी में हीम पिगमेंट नहीं होता तो। ठीक है, अगला क्या है? ब्लूइश, यानी कि नीले रंग का रक्त आपको कहां देखने को मिलेगा? ठीक है, नीले रंग का रक्त आपको कहां देखने को मिलेगा? सम आर्थ्रोपोड्स, एग्जाम्पल दिया है प्राउन एंड क्रैब्स। प्राउन क्या होता है? झींगा मछली होती है। प्राउन क्या होता है? झींगा मछली, जिसको हम बोलते हैं झींगा मछली भी लोग खाते हैं। ठीक है, और चाइनीज तो सब खा जाते हैं, वो प्रॉन भी खाते हैं, झींगा मछली भी खाते हैं, केकड़ा भी खा लेते हैं। प्राउन यानी कि झींगा मछली और क्रैब्स, केकड़ा जो होता है, इनके रक्त का रंग कैसा होता है बेटा? नीला होता है। नीला क्यों होता है? जैसे हमारे रक्त में हीम पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लाल होता है, वैसे ही प्राउन, झींगा मछली और क्रैब में नीला होता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है। क्या पिगमेंट होता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है। और इस हीमोसाइनिन पिगमेंट में कॉपर क्या होता है? कॉपर एलिमेंट होता है। जैसे आप आप देखेंगे जो हीमोग्लोबिन है नहीं बेटा, नहीं, अर्थवर्म में लाल होता है। क्यों लाल होता है? अभी बता रहे हैं। वहां पे हीम होता है, वहां पे हीम पिगमेंट होता है। हम में जो हीम पिगमेंट होता है, जो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है? आरबीसी में होती है। और अर्थवर्म जो होता है, केचुआ, उसमें भी हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। बाकी अर्थवर्म में रेड ही होता है। अर्थवर्म में कैसा होता है? रेड होता है। अब देखेंगे हीमोग्लोबिन में एक एलिमेंट होता है, दैट इज आयरन। फेरस फॉर्म में होता है। आयरन की दो फॉर्म होती है, एक फेरिक होती है, एक फेरस होती है, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो कलर प्रोड्यूसिंग का मतलब, जब आप एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे आप पढ़ते भी हैं कि कॉपर का रंग कैसा होता है? नीला होता है, और आयरन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। तो रेड कलर के रक्त की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे थे अभी हम? कलर ऑफ ब्लड की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सचिन सागर कुछ कह रहे हैं। मैं सचिन सागर से ये पूछना चाहूंगी कि अभी मैंने जो चीजें एक्सप्लेन की हैं, जो बताया है, उसमें आपको क्या डाउट है? हाँ, सचिन जी, इसमें आपको क्या डाउट है? अच्छा, इजी का मतलब एग्जाम्पल होता है, कहाँ लिखा है ये? इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, है ना? जैसे हम ये एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो हाँ, अभी बताएंगे, पीएच वीएच सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। मूसा कहाँ लिखा है? अभी सब कुछ बताएंगे। अभी आपको ऐसा कुछ खास बताया ही नहीं गया जो आपको समझ में नहीं आया हो, है ना? अभी आपको ऐसा कुछ नहीं बताया गया जो आपको समझ ना आया हो। नीरज कह रहे हैं कि सब कुछ इंग्लिश में बोल रही हैं, क्या समझ आएगा? चलो आ जाते हैं एक बार वापस ब्लड के यानी कि रक्त के रंग की बात कर रहे थे। और जब हम रक्त की रंग की बात करेंगे तो आप याद करिए कि अरस्तु ने सजीवों को दो भागों में बांटा था उनके रक्त के रंग के आधार पर। ऐसे सजीव जिनके रक्त का रंग लाल नहीं था उनको ए इनेमा में रखा था, और जिनके रक्त का रंग लाल था उनको इनेमा में रखा हुआ था। अब जिनके रक्त का रंग लाल नहीं था, या तो उनका कलरलेस होगा, मतलब कोई भी पिगमेंट नहीं होगा, या फिर ब्लूइश होगा, हीमोसाइनिन पिगमेंट होगा। ठीक है, अच्छा, सचिन सागर कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा बताती हैं वो नहीं लिख पाती हैं।
तो आप ध्यान से सुनिए ना चीज़ों को, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, समझा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए तो सही, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अब आपको कमेंट करने से फुर्सत मिले तब तो समझ में आए। चलो आ जाओ वापस, ठीक है। तो हमने कलरलेस और ब्लूइश कलर यानी कि रंगहीन तथा नीले रंग के रक्त की बात कर ली है कि रंगहीन रक्त आपको कहाँ देखने को मिलेगा और नीले रंग का रक्त आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। अब हम बेटा लाल रंग के रक्त की बात कर लेते हैं। अभी जो कह रहे थे कि हिंदी में, वो इंग्लिश में बोल रही हैं, जरा हिंदी में भी बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, ठीक है। लाल रंग के रक्त की बात करेंगे तो लाल रंग का रक्त आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मोस्ट एनेलिट्स, एनेलिट्स में केचुआ भी आता है। अभी किसी ने पूछा था कि मैम एनेलिट्स में कैसा होता है, एनेलिट्स में ब्लू होता है। एनेलिट्स जो होते हैं, जिसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल आपको बता दिया जाए, अर्थवर्म, ठीक है। क्या है? अर्थवर्म, जिसको हम केचुआ बोलते हैं। अर्थवर्म हिंदी में भी लिख दें, क्या बोलते हैं? केचुआ बोलते हैं, ठीक है। एनेलिट्स, मोस्ट एनेलिट्स अगर आप देखेंगे तो मोस्ट एनेलिट्स में कैसा ब्लड आपको मिलेगा? रेड कलर का मिलेगा, ठीक है। किस कलर का मिलेगा? रेड कलर, यानी कि लाल रंग का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा यहां भी क्या होता है? एचबी, एचबी का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यहां पे लिख दे रहे हैं एचबी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? एचबी लिख देते हैं। अब आपको पता है जहां जहां हीमोग्लोबिन पिगमेंट होगा, हीम वर्णक होगा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होगा, वहां पे रक्त का रंग कैसा होगा? लाल होगा। आप क्या देख रहे हैं? मोस्ट ऑफ एनालिट्स में जो रक्त का रंग है वो कैसा देखने को मिलेगा? लाल देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पे जो रक्त है, जिसके दो कंपोनेंट बताए गए हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिकाएं। तो वहां पे जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है? हीम, यानी कि हीमोग्लोबिन होता है। देखिए एनालिट्स और जो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि मछली है, वर्टिब्रेट्स में परम आ जाएंगे, है ना। परम मतलब क्या है? मछली है, एम्फीबियंस है, और आपके रेप्टाइल्स हैं जो सरीसृप हैं, रेंगते हैं, ठीक है, और पक्षी हैं, पक्षी के बाद मैमल्स हैं। तो इन सभी में भी कैसा होता है? रक्त लाल होता है। लेकिन इन सभी में क्या होता है? जो आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ होगी? आरबीसी में होगी। जबकि एनेलिडा में हीमोग्लोबिन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? प्लाज्मा में देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, ऑल वर्टिब्रेट्स, यहां लिखा गया है ऑल वर्टिब्रेट्स एच बी प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है। सभी जो वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट में आपका क्या आ जाएगा? वर्टिब्रेट्स में आपका क्या आ जाएगा? परम आ जाएगा वर्टिब्रेट्स में। अब मैम ये वर्टिब्रेट्स में क्या आएगा? अभी आपको जंतु जगत नहीं पढ़ाया गया। जब आप जंतु जगत पढ़ेंगे तो कॉर्डेटा फाइलम पढ़ेंगे, कॉर्डेटा फाइलम के 3 सब फाइलम पढ़ेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा, सॉरी यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, है ना। तो वर्टिब्रेटा में क्या आ जाएंगे? 5 क्लासेस आएंगी आपकी। वर्टिब्रेटा में 5 क्लासेस आएंगी। परम, परम का मतलब क्या है? स्पीसीज, यानी कि मछलियां, जो कि वर्टिब्रेट्स में आएंगे। अभी वर्टिब्रेटा क्या होते हैं? मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड जो संरचना है, ऐसे कॉर्डेट जिनकी नोटोकॉर्ड संरचना किस में बदल गई हो? वर्टिब्रल कॉलम में। याद है आपको स्केलेटल सिस्टम में वर्टिब्रल कॉलम बताया था। आप कमेंट करने के लिए बैठे, आप चीजों को रिलेट करने के लिए बैठिए ना। अच्छा ओके, स्टडी लवर। हाँ भोक्ता बताइए। क्या जवाब है? आप क्या सवाल है आपका? टफ नहीं है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे ये क्या है? आपको बहुत ही आसान लगेंगी चीजें। जैसे अभी यहाँ पे आप वर्टिब्रेट्स देख रहे हैं तो आपको टफ लग रहा है। यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट जो आपको बताए जा रहे हैं, ये आपको टफ लग रहा है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, वहां पे सीक्वेंस में चीजें पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। थोड़ा पढ़ लीजिए, लास्ट में कमेंट देख लेंगे, ठीक है। आ जाओ वापस। फिर सिलेबस समय पे नहीं होगा तभी आप लोग कहेंगे कि ये छूट गया है, वो टॉपिक छूट गया है ना। तो प्रॉब्लम्स तो आपकी देखनी है, बाद में देखेंगे। अब अगर हम प्रॉब्लम देख पाए तो हमें लगता है 2 घंटे में भी हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो
ऑल वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, वर्टिब्रेट्स में आपके कौन कौन आ जाएंगे, पिसीज आ जाएंगे, ठीक है, पिसी मतलब परम आ जाएंगे। ये एक ट्रिक है याद करने की कि वर्टिब्रेट में आपके क्या आ जाएंगे, परम आ जाएंगे। परम में बेटा कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आपके पिसीज आएंगे, पिसीज यानी कि मछलियां, क्या आ जाएंगी, मछलियां आ जाएंगी। आप ध्यान से सुनिए तो सही सारी चीजें, मछलियां आ जाएंगी। ए से क्या आ जाएंगे, एम्फीबियन, एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन में क्या आएंगे आपके, उभयचर, उभयचर, उभयचर जैसे कि मेंढक आप देखते हैं, सैलमेंडर है, ठीक है। आर से क्या आ जाएगा, रेप्टाइल, रेप्टाइल। अब मैम रेप्टाइल क्या होता है, सरीसृप, रेंगने वाले, क्रीप करने वाले जंतु जो होते हैं, जैसे कि आप सांप देखते हैं, छिपकली देखते हैं, टर्टल, कछुआ देखते हैं, ठीक है। सरीसृप, सरीसृप, ओके। चलो ए से क्या आ जाएगा, एप्स आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे। कहाँ लिखे, यही लिख देते हैं, ठीक है, एप्स। और लास्ट में आपके क्या आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे। एप्स, एप्स में क्या आ जाएंगे बेटा, पक्षी आ जाएंगे, अभी आपको बताएंगे, ठीक है, 2 मिनट रुकिए बस। पक्षी, और लास्ट में एम से क्या आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे। अभी शायद ये आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। स्तनधारी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्तनधारी। देखिए अभी आपको जंतु जगत नहीं पढ़ाया गया, अभी आपको जंतु जगत नहीं पढ़ाया गया, ब्लू एंड येलो। चलो अभी आपको हो सकता है जंतु जगत नहीं पढ़ाया गया तो ये चीज थोड़ी टफ लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी कशेरुकी जीव हैं, कशेरुकी जीव मतलब क्या है, जिनमें नोटोकॉर्ड संरचना जो है वो कशेरुक दंड में बदल गई हो। कशेरुकाएं आपको याद हैं जो कि आप में 26 बताई गई थी, ठीक है। तो वो सभी कशेरुकी जीव, अब कशेरुकी जीव में कौन कौन आ जाएगा, मछलियां आ जाएंगी, एम्फीबियंस उभयचर आ जाएंगे, सरीसृप आ जाएंगे, ठीक है, आपके पक्षी आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, मैमल्स जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, मानव, चमगादड़, ये सभी। ब्लू व्हेल है ना, ब्लू व्हेल जो कि एक मछली की तरह दिखती है लेकिन वो है क्या, मैमल से है। क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में तो आपको वहां पे पता चल जाएगा, सारी चीजें ये आपको वहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं इन सभी में, सभी वर्टिब्रेट में रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, पहली बात। और रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। वर्टिब्रेट में जो हीमोग्लोबिन होती है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, आरबीसी में प्रेजेंट होती है। ध्यान से सुनिएगा, वर्टिब्रेट में जो एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, यहाँ पे एचबी का फुल फॉर्म लिखा गया है, वर्टिब्रेट्स कशेरुकियों में जो हीमोग्लोबिन होती है वो कहां पे होती है, आरबीसी के अंदर होती है। पीछे क्या बताया गया, ऊपर क्या बताया गया, एनालिट्स में, एनालिट्स में जो एचबी होती है, हीमोग्लोबिन होती है, वो कहां पे होती है, प्लाज्मा में होती है, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पे लिखा गया है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त तथा ऑक्सीजन रहित। अब आप एक चीज देखते हैं कि होता क्या है, आपके हार्ट से प्योर ब्लड को आपके ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। प्योर ब्लड को कैरी करने वाली जो वाहिकाएं होती हैं, प्योर ब्लड को यानी कि शुद्ध रक्त को ले जाने वाली जो वाहिकाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। तथा अंग से, नहीं केकड़ा उड़ता नहीं है, केकड़ा उड़ता नहीं है बेटा। स्तनधारी का मतलब होता है कि वो जीव जिनके पास क्या हो, मेमोरी ग्लैंड्स हो, दुग्ध ग्रंथियां हो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, दुग्ध ग्रंथियों का पाया जाना स्तनधारी का एक यूनिक फीचर है, ठीक है। क्या है, एक यूनिक फीचर है। मैं सचिन सागर आपसे यही पूछ रही हूं कि बेटा इस पीडीएफ में क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस पीडीएफ में क्या ऐसी चीज है जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई है, आप बताइए। आप कोई पर्टिकुलर चीज बताइए जो आपको समझ में नहीं आई हो।
चलो वापस आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड की बात कर लेते हैं। तो आपके जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपके शरीर के अंदर बनाया गया है, ये जो अंगतंत्र आपके शरीर के अंदर बनाया गया है, इसमें क्या किया गया है कि प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाने वाली अलग वाहिकाएं हैं, और जो ऑक्सीजन रहित ब्लड है जिसमें CO2 है उसको ले जाने वाली अलग वाहिकाएं हैं। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं उनको हम धमनियां बोलते हैं, यानी कि आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। आर्टरीज जो होती हैं वो डीपर साइड होती हैं, यानी कि आपको दिखती नहीं है, लेकिन अशुद्ध रक्त को लाने वाली, अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय में लाने वाली जो वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं, रक्त नलिकाएं होती हैं, उनको हम सिरा बोलते हैं, यानी कि वेन्स बोलते हैं। वेन्स जो होती हैं वो स्किन की साइड पे होती हैं, स्किन की साइड पे होती हैं। जैसे आप देखते हैं ना, वेन्स आपको दिखती भी रहती हैं। और ये जो वेन्स होती हैं इनमें इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का जो रंग होता है वो डार्क रेड नहीं होता है। ठीक है, वो डार्क रेड नहीं होता है, वो बैंगनी होता है। कैसा होता है, पर्पल होता है। जैसे आप देखते हैं ना, वेन्स स्किन साइड पे होती है, आपकी वेन्स दिखती भी रहती हैं। ये जो आपको छोटी छोटी नलिकाएं दिखती हैं जिनको हम वेन्स बोल रहे हैं, इनमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, इम्प्योर ब्लड। यहाँ पे लिखा गया है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त जो है उसका रंग कैसा होगा, पर्पल होगा। और ये फ्लो कहाँ पे करेगा बेटा, ये कहाँ फ्लो करेगा, वेन्स में। ठीक है, कहाँ फ्लो करेगा, वेन्स यानी कि सिराओं में, सिराओं में। ठीक है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होगा ये चमकीला लाल होगा। कैसा होगा, चमकीला लाल होगा। और ये कहाँ फ्लो करेगा, आर्टरी में, आर्टरीज में। ओके, आर्टरीज को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, धमनियां। चलिए आगे की तरफ चल लेते हैं। और आगे जब हम चलेंगे तो अभी तक तो हम रक्त के रंग की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, रक्त के रंग की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इसके पीएच की। धमनी, चलो अब हम किसकी बात करेंगे, हाँ अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, पीएच वैल्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, पीएच वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो अभी अभी आपको बताया गया है वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, और आर्टरीज यानी कि धमनियों में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। अब प्योर ब्लड में ऑक्सीजन होगी तो उसका पीएच अलग होता है, और इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसका पीएच थोड़ा सा अलग होगा। आर्टीरियल ब्लड की अगर हम बात करेंगे, यानी कि धमनी रक्त की अगर हम बात करेंगे, जो प्योर ब्लड है, धमनियों में कैसा रक्त बहता है। दो चीजें आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है धमनियों में अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, प्योर ब्लड कहाँ फ्लो करता है, तो आप क्या बताएंगे, धमनी में। ठीक है, और इम्प्योर ब्लड कहाँ फ्लो करता है, दैट इज वेन्स यानी कि सिराओं में। अब यहाँ पे आर्टीरियल ब्लड की बात की गई है, मतलब ये कैसे ब्लड की बात कर रहे हैं, प्योर ब्लड की बात कर रहे हैं। प्योर ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। और 7.4 का मतलब क्या है, एल्कलाइन। 7.4 का मतलब क्या है, स्लाइटली एल्कलाइन, हल्का क्षारीय होगा। ठीक है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, और 7 के बाद जैसे जैसे आप आगे जाएंगे 14 तक, ठीक है, जैसे जैसे पीएच स्केल में आप आगे जाएंगे तो क्या है, एल्कलाइन मीडियम बढ़ता जाएगा। अब 7 के जस्ट बाद वाला है तो स्लाइटली एल्कलाइन होगा। ठीक है, क्या होगा, स्लाइटली एल्कलाइन। और जब आप वीनस ब्लड की बात करेंगे, यानी कि सिराओं में बहने वाले रक्त की बात करेंगे, तो इसका पीएच कितना होता है, 7.2 होता है। ठीक है, अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। अमाउंट की बात कर लेते हैं कि ये तो ठीक है कि वीनस ब्लड, आर्टीरियल ब्लड यानी कि धमनी और सिरा में अलग अलग तरह का रक्त बहता है। ठीक है, ऑर्गन से, अंगों से जो रक्त हृदय में जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, सिराओं के माध्यम से जाता है। ठीक है, और आपको पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से बताएंगे, अच्छा सिंपल सा डायग्राम बना के, कि कैसे ऑर्गन से हार्ट में जाता है, कैसे हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आता है, देन
लंग से वापस हार्ट में कैसा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड, क्योंकि लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है। और वापस प्योर ब्लड कहाँ आएगा? लंग्स में आएगा, वो सॉरी हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? बॉडी के सारे ऑर्गन्स में जाएगा। ऊपर हार्ट सेंटर यहाँ पे होता है, ठीक है, आपकी जो बक्ष गुहा होती है वहां पे आपका हार्ट होता है। तो हार्ट से ऊपर वाली जो आपकी वेन्स और आर्टरीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर बोलते हैं, और नीचे वाली जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर बोलते हैं। कट लगने में आप पर्टिकुलर वेन्स या पर्टिकुलर आर्टरीज को कट नहीं करते हैं। जब भी कट करते हैं तो ऑर्गन्स कट होते हैं, ठीक है, टिश्यू डैमेज होते हैं। जब भी आप कट करते हैं तो क्या कट होता है बेटा? टिश्यू। चलो वापस आ जाते हैं और एवरेज वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि अगर हम एक मानव शरीर की बात करेंगे तो उसमें औसतन कितना रक्त होना चाहिए? औसतन कितना रक्त होना चाहिए? तो अगर हम एक एवरेज की बात करेंगे तो ये एवरेज 5.5 लीटर होगा, ठीक है। एवरेज औसतन किसी मानव शरीर में 5.5 लीटर खून होना चाहिए, यानी कि रक्त होना चाहिए। महिलाओं में, पुरुष में ये 5 से 6। औसतन ऑन एन एवरेज इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है, इतना होना ही चाहिए, 5 तो होना ही चाहिए, 5 से 5.5 होना चाहिए। पुरुष में अगर हम बात करें तो ये 5 से 6 लीटर होना चाहिए, और महिलाओं में अगर हम बात करेंगे तो ये 4 से 5 लीटर होना चाहिए, ठीक है। पुरुष में 5 से 6 और महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो ये 4 से 5 होना चाहिए। हाँ लिखो लिखो सचिन सागर, क्वेश्चन लिखो। अक्षांश क्या पूछ रहे हैं? 7.2 चाहिए होता है, किसके लिए? किसके लिए? मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, सब में लाल होगा। चमगादड़ किस में आएगा? वर्टिब्रेट में आएगा, ठीक है, चमगादड़ किस में आएगा? वर्टिब्रेट्स में आएगा। महिलाओं में रक्त की कमी हो जाती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, आपने देखा है ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। चलो आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। तो अब हम इस फ्लूइड की बात कर लेते हैं, ब्लड, जिसको हम लगातार देख रहे थे, कलर क्या है, पीएच क्या है, ये सारी चीजें देख रहे थे। अब हम ये देखेंगे, ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, इसके कौन कौन से घटक हैं, ठीक है। ये जो फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, इसके कौन कौन से घटक हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें ग्राउंड मैट्रिक्स मतलब क्या है? प्लाज्मा होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें क्या होगी? प्लाज्मा होगी, जो कि ब्लड का 55% वॉल्यूम बना रहा होगा। प्लाज्मा क्या कर रहा होगा? ब्लड का 55% वॉल्यूम बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि 45% इसमें क्या होंगी? रक्त कोशिकाएं होंगी, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि निर्मित तत्व, जिनको हम क्या बोलेंगे बेटा? रक्त कोशिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रक्त कोशिकाएं बोलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, एंड 45% क्या होता है? रक्त कोशिकाएं। इन रक्त कोशिकाओं में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। इन रक्त कोशिकाओं में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले तो आरबीसी, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आपका क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक। लाल रक्त कणिकाएं, क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं, ओके। अगला क्या है? अगली चीज क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। और लास्ट हमारा क्या है? प्लेटलेट्स। चलो ठीक है। तो अगर हम रक्त के घटक की बात करेंगे, ओम वासुदेवाय नमः।
हाँ, खून में भी कोशिकाएं होती हैं। सचिन सागर, प्रॉब्लम क्या हो रही है? बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है, रिवीजन भी तो करना है। समझ में क्या नहीं आ रहा है ये बताओ। अच्छा, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ विशेष तौर पे, एक ही कमेंट करते रहते हो। चलिए, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? आप ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा कि आप क्लास के बाद पीडीएफ खोल के देखते हैं। अभी आगे प्लाज्मा के बारे में पढ़ाएंगे। ये कौन है? विशाल बाबू। अभी आगे प्लाज्मा के ही बारे में पढ़ा रहे हैं। चलो वापस आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सी तीन कोशिकाएं होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी में भी, डब्ल्यूबीसी जो रक्त कोशिकाएं हैं उनमें भी अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक। हाँ, तो अगर आप नोट्स बना भी रहे होंगे ना, तो चीजों को बहुत डिफरेंशिएट करके लिखा गया है। नहीं, ये झिल्ली नहीं है। वो बता रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा फ्लूइड है, ठीक है, जो कि रक्त का 55% पार्ट का वॉल्यूम बनाता है। आगे प्लाज्मा के बारे में पढ़ा रहे हैं, एक मिनट वेट करिए, ठीक है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। रक्त कोशिकाओं की अगर हम बात करेंगे, अगर आप शांति से सुनेंगे ना तो सारी चीजें समझ आएंगी। सुनिए तो सही चीजों को। अच्छा, सुनने से पहले ही घबराने लग जाते हो, अरे नहीं ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा। मतलब आपने खुद ही हाइपोथेटिकल एक वो बना रखा है कि आपको समझ आ ही नहीं रहा है, आप ये नहीं प्रिपेयर कर सकते, आप वो नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों आप अपने आप को इतना कमजोर बना रहे हैं भाई? सारी चीजें एकदम डिफ्रेंशिएट करके लिखी हुई हैं, एक एक चीज को बहुत बेसिक से एक्सप्लेन कर रही हूँ। विश्वजीत, विश्वजीत, मुझे लग रहा है आपको इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि हमने बहुत प्रयास किया है? आपको नहीं लगता है हमने बहुत प्रयास किया है? हमारे पास समय कम था, ठीक है। चलो, ग्रेनुलोसाइट्स की बात कर लेते हैं। एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स, ये क्या है बेटा? वैज्ञानिकों ने जब देखा कि डब्ल्यूबीसी जो है ये कलरलेस है, इनमें किसी भी तरह का कोई पिगमेंट नहीं पाया जा रहा है, तो उन्होंने डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं निकाली और उन पे अलग से कलर करके देखा, उन पे अलग से डाई करके देखी। तो वो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं जो डाई करने के बाद कलर प्रोड्यूस कर रही थी, उनको ग्रेनुलोसाइट्स में रखा, और जो डाई के बाद भी कलर नहीं प्रोड्यूस कर रही थी उनको कहाँ रखा? ए ग्रेनुलोसाइट्स में रखा। ग्रेनुलोसाइट्स में तीन तरह की कोशिकाएं देखने को मिली, ईस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। क्या आपको याद है इम्यूनिटी सिस्टम में आपको तीन तरह की कोशिकाएं बताई गई थी? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स क्या कर रही थी? भक्षण कोशिका का काम कर रही थी। और आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों की तीनों कोशिकाएं आपको कहां देखने को मिल रही हैं? डब्ल्यूबीसी में। यानी कि डब्ल्यूबीसी जो रक्त कोशिका है वो प्रतिरक्षा तंत्र में इसका एक बड़ा योगदान है, ठीक है। अब आप दूसरी चीज क्या देखेंगे? ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो कि वहां पे एंटीबॉडी बनाने का काम कर रही थी, और दूसरी कौन सी है? मोनोसाइट। तो ये पांच तरह की कोशिकाएं हैं जो कि डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं के प्रकार हैं। कौन सी ब्लड कोशिकाएं? डब्ल्यूबीसी होती हैं बेटा, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी की लिम्फोसाइट कोशिकाएं मुख्यतः जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम कर रही थी। इसके अलावा मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स भी तो हमने देखी थी जो भक्षण कोशिका का काम कर रही थी, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स एक्चुअल में कोई सेल नहीं है। जैसे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी हैं उस तरह से प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं है। प्लेटलेट्स क्या है? अच्छा, आगे आप देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सभी कोशिकाएं कहाँ बन रही होंगी? लाल अस्थि मज्जा में बन रही होंगी। कहाँ बन रही होंगी? रेड बॉन मैरो में बन रही होंगी, लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है। इसी तरह लाल अस्थि मज्जा में कुछ और भी कोशिकाएं होती हैं। कुछ क्या 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 समझना है बताइए? ग्रेनुलोसाइड एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स।
चलो वापस आ जाते हैं एक बार। ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई, जैसे कि और थोड़ा पीछे चल लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताया है, सॉरी पीछे चलना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताया है कि 45% रक्त में क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं। 45% वॉल्यूम रक्त का 45% आयतन कौन बनाता है, रक्त कोशिकाएं, जिनमें कौन कौन सी रक्त कोशिकाएं बताई हैं, आरबीसी बताई हैं, डब्ल्यूबीसी बताई हैं और प्लेटलेट्स बताई हैं। आरबीसी सिंपल कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं नंबर में, लेकिन एक ही प्रकार की होती हैं। लेकिन जब हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, तो सारी कोशिकाएं रेड कलर की होती हैं, ठीक है। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी को देखा गया तो इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जा रहा था, ये कलरलेस यानी कि रंगहीन थी। तो वैज्ञानिकों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी को निकाल के उसको कलर किया, अलग से कलर किया, उस पर डाई की। तो बहुत सारी डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं ऐसी थी जो डाई करने के बाद रंग प्रोड्यूस कर रही थी, और बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी थी जो डाई के बाद भी रंगहीन ही रह रही थी। तो जो वो कोशिका जो एसिडिक डाई, ईस्नोफिल का मतलब क्या है, वो कोशिका जो एसिडिक डाई करने के बाद कलर प्रोड्यूस कर रही थी उसको ईस्नोफिल बोला। दूसरी वो कोशिकाएं जो बेसिक डाई, ठीक है, जो बेसिक डाई करने के बाद कलर प्रोड्यूस कर रही थी उनको वेसोफिल बोला। और न्यूट्रोफिल से ऐसी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं जो कि न्यूट्रल डाई करने के बाद कलर प्रोड्यूस कर रही थी जिनको न्यूट्रोफिल्स बोला। दूसरी दो कोशिकाएं जैसे कि लिम्फोसाइड और मोनोसाइड कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं थी जिनको किसी भी तरह की डाई करने के बाद कोई भी कलर नहीं मिला, उन दोनों तरह की कोशिकाओं को यहां पे रखा गया ए ग्रेनुलोसाइट में, दैट इज लिम्फोसाइड एंड मोनोसाइट्स। आपको याद है, आपको ये बताया गया था कि एड्स में जो एचआईवी वायरस होता है वो हमारी डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को खत्म करने लगता है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एक क्वेश्चन भी आपको कराया गया था जब आपका टेस्ट हुआ था इम्यून सिस्टम का, तो एक क्वेश्चन भी कराया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र में जिनका योगदान होता है। तो वहां पे आंसर था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट कोशिकाएं जो कि बच्छड़ कोशिकाओं का काम करती हैं, जो कि हमें जन्मजात प्रतिरक्षा में मिली थी, और लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो कि एंटीबॉडीज बनाने का काम कर रही थी, ठीक है। रिलेट करके पढ़िए, सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको प्रीवियस रिवीजन करना पड़ेगा, याद रहेंगी चीजें तभी आप रिलेट कर पाएंगे। हाँ लास्ट प्रश्न पूछिए सचिन सागर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जल्दी। हाँ ब्लड ग्रुप इसी में पढ़ना है, ब्लड ग्रुप इसी में पढ़ना है। ब्लड ग्रुप इसी में पढ़ना है। अच्छा ये कह रहे हैं कि अरुण सर बिना पीपीटी के पढ़ाते हैं, उनको भी तो सिलेबस कंप्लीट करवाना है। देखिए एक क्लास हमने ली थी अभी जिसमें हमने आपको बिना पीपीटी के पढ़ाया था। हाँ कार्तिक कह रहे हैं इनका जीवन काल कितना होता है, एक एक करके आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पॉन क्या होता है, ये कहाँ बनती हैं, कब कौन सी फेज में ये कहाँ बनती हैं, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए एक एक कंपोनेंट जो ब्लड के कंपोनेंट हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा, और कमेंट में थोड़ा कम समय जाया करें, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, है ना। अभी एग्जाम नहीं है लेकिन होगा, कुछ समय बाद तो होगा ना। हाँ ठीक है।
ओके, थैंक यू।